नमस्कार दोस्तों, आधार आईसीएस एकेडमी में आप ऑनलाइन और ऑफलाइन सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। पॉलिटी की सीरीज आपकी चल रही है। कुछ टॉपिक्स आप पढ़ चुके हैं। इन शॉर्ट आपको सारी इंपॉर्टेंट चीजें दी जा रही हैं। तो आज हम बात करेंगे, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ाया था, याद है आप लोगों को? हाँ, गुड। उद्देशिका पर लाकर हमने लास्ट टॉपिक अपना समाप्त किया था पिछली बार। आज हम बात करेंगे संघ और उसका राज्य क्षेत्र। हेडिंग बनाइए, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। इसे भाग एक भी बोलते हैं। भाग एक, आर्टिकल 1 to 4 ये आपको आज पढ़ाएंगे। तो इसमें क्या जानना है आपको कि भारत में कितने राज्य हैं, कितने संघ शासित प्रदेश हैं, जम्मू कश्मीर का लेटेस्ट स्टेटस भी थोड़ा सा आपको बताएंगे। अभी आपको पता होगा जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा दिया गया था। ये काफी सारी चीजें इस टॉपिक में आपको पढ़नी है। संसद पे क्या क्या अधिकार हैं, राज्यों की सीमा में परिवर्तन से संबंधित अब तक क्या क्या हुआ है इस मामले में, तो इस विषय में हम आज चर्चा करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो बात करेंगे वो करेंगे आर्टिकल 1 से शुरू करेंगे। आर्टिकल 1, घबराइए मत, पूरा पॉलिटी आर्टिकल फॉर्म में इस तरह नहीं जाएगा। ये केवल 4 आर्टिकल्स हैं, आप देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है इसलिए। तो अनुच्छेद 1 में क्या है भाई? अनुच्छेद 1 में यह निर्धारित किया गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। क्या होगा? इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना। क्या होगा? राज्यों का संघ। अब समस्या आती है, ये राज्यों का संघ क्या है, ये भी आपको बता देते हैं थोड़ा सा। देश विश्व में ज्यादातर 3 प्रकार की प्रणालियां संभावित की गई हैं या बताई गई हैं। एक होती है अध्यक्षात्मक प्रणाली, अमेरिका की तरह, जिसमें सारी शक्तियां कहाँ होती है? राष्ट्रपति के हाथ में। एक होती है परिसंघात्मक या अर्धसंघात्मक या संघात्मक प्रणाली। इसमें होता है कि जो राज्य है यह मिलकर एक केंद्र का निर्धारण करते हैं। सभी राज्य मिलकर एक केंद्र का निर्माण करते हैं जो कि उनके विषय में कानून बनाए। राज्य और केंद्रों के पास शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा होता है। ये होता है अर्धसंघात्मक। लेकिन ये क्या है? ये एक आदर्श व्यवस्था है। हमने कहा नहीं, हम तो बीच में जाएंगे, ना ही अध्यक्षात्मक और ना ही संघात्मक। तो हमने बनाया नया राज्यों का संघ। इसमें क्या होता है? इसमें राज्य मिलकर केंद्र का निर्माण नहीं करते। इसमें केंद्र होता है जो कि राज्यों का निर्माण करता है, और केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा तो होता है, लेकिन केंद्र के पास अधिक शक्तियां होती हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो भारत क्या है? भारत है राज्यों का संघ। अब भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल क्या क्या है? राज्यों के राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्रों के राज्य क्षेत्र, ऐसे अन्य क्षेत्र जो भारत समय समय पर अर्जित करे कहीं से। तो राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के नाम तथा प्रत्येक के अंतर्गत आने वाले राज्य क्षेत्रों का वर्णन कहाँ किया गया है? पहली अनुसूची में। राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के नाम तथा उनके प्रत्येक के अंतर्गत आने वाले राज्य क्षेत्रों का वर्णन कहाँ मिलता है? वो मिलता है पहली अनुसूची में। वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं बताइए? ये दोबारा जो उठापटक हुई थी जम्मू कश्मीर वाली, 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरीज। लेह लद्दाख को भी बनाया गया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। जम्मू कश्मीर भी डिक्लेयर किया गया, लद्दाख भी किया गया। तो वर्तमान स्थिति क्या है? 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश। तो अनुच्छेद पहले के विषय में आपने क्या क्या पढ़ा? किसे संघ राज्य क्षेत्रों में डाला गया है? राज्यों के क्षेत्र, संघ शासित प्रदेशों के क्षेत्र या अर्जित किए जाने वाले क्षेत्र।
उनके नाम, उनके संबंध में विवरण कहाँ दिया गया है? पहली अनुसूची में। वर्तमान में 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश है। अब बात करते हैं आर्टिकल 2 की। आर्टिकल 2 ये क्या कहता है? आर्टिकल 2 कहता है कि संसद विधि द्वारा ऐसी शर्तों पर जो वह ठीक समझे, संसद कानून के द्वारा ऐसी शर्तों पर जो वो ठीक समझे, संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती है, नए राज्य बना सकती है। ठीक है, संसद को यह अधिकार है कि वह जैसा उचित समझे उस अनुसार नए राज्यों को बना सकती है। तीसरी चीज, या किसी नए क्षेत्र को प्रवेश कर सकती है, उसकी देश में स्थापना कर सकती है। ठीक। आर्टिकल 3, आर्टिकल 3 संसद को यह अधिकार है कि वह विधि द्वारा किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है। किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है, घटा सकती है, सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, राज्य के नाम को परिवर्तित कर सकती है। समझ में आया? आर्टिकल 3 नया राज्य बना सकती है, किसी के क्षेत्र को कम कर सकती है, बढ़ा सकती है, नाम बदल सकती है, सीमा परिवर्तन कर सकती है। इसके अलावा 2 शर्तों को भी इसमें लगाया गया है कि उपरोक्त परिवर्तन से संबंधित कोई विधेयक, अगर संसद किसी राज्य का नाम बदलना चाहती है तो इससे संबंधित विधेयक संसद में तभी रखा जा सकता है जब राष्ट्रपति इस पर सिफारिश करे। अर्थात राष्ट्रपति को प्रस्ताव भेजना पड़ेगा, संबंधित विधेयक पहले राष्ट्रपति को दिखाना पड़ेगा, वो प्रपोज करते हैं, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी स्थिति में ही उस पर कार्यक्रम प्रारंभ आप कर सकते हैं। दूसरा, राष्ट्रपति द्वारा यह विधेयक प्रभावित होने वाले राज्य के विधानमंडल को भेजा जाएगा। राष्ट्रपति क्या करेंगे? अपने सिफारिश रखने से पहले इस विधेयक को भेजेंगे कहाँ? राज्य के विधानमंडल को, जिसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, और राज्य इसके संबंध में अपना मत प्रस्तुत कर सकता है। ठीक है, मत प्रस्तुत करने के लिए ये भी बता सकते हैं कि आपको कितने समय में अपना मत देना है। क्लियर? राज्य द्वारा दिए गए मत को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने के लिए संसद बाध्य नहीं है। राज्य कहता है नहीं साहब हमें तो यही नाम पसंद है, हम नहीं बदल रहे, ऐसा नहीं होगा। संसद कहेगी आप नहीं बदल रहे, हमें बदलना है, और वो बदल देगी। ठीक है, ये प्रोसीजर समझ में आया आपके? राष्ट्रपति के पास विधेयक भेजा इन्होंने, केंद्र सरकार ने प्रपोज किए, पूछा कि सर ये हम ऐसे ऐसे करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इसका पूर्वी हिस्सा काट के दूसरे राज्य को गिफ्ट कर दें, या दूसरे राज्य से मिलाकर हम इसका नवीन राज्य बनाएं। क्यों? प्रशासन की दृष्टि से काफी बड़ा है, विकास नहीं हो पा रहा है इस राज्य का सही से, क्योंकि इसे फंड पूरा अलग से नहीं मिल पाता। राष्ट्रपति ने कहा ठीक है, पूछते हैं राज्य सरकार से। राज्य सरकार ने कहा नहीं, वहां होता कब है? जब मल्टी पार्टी, अलग अलग सरकारें होती हैं राज्य और केंद्र में, तब ऐसी चीजें ज्यादा होती हैं। राज्य सरकार ने मना कर दिया, नहीं हम नहीं। तो संसद ऐसा नहीं है, संसद में बैठ के लोग फिर सारे सांसद आंसू आएंगे, अरे बताओ हम तो इतना बढ़िया करना चाह रहे थे पर ये मान ही नहीं रहे। ऐसा नहीं होगा, जो संसद चाहेगी वो कर देगी। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी? आर्टिकल 4 की। आर्टिकल 4, इसमें क्या है कलेश? अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन निर्मित कोई भी कानून अथवा विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनार्थ संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। अगर अनुच्छेद 2 और 3 में दिए गए किसी भी कार्य को संसद करती है तो इसे संविधान संशोधन नहीं मानेंगे, अर्थात इस प्रकार के कानून को एक साधारण बहुमत और एक साधारण विधायी प्रक्रिया के द्वारा पारित किया जाएगा। ठीक है,
विशेष बहुमत वगैरह क्या होता है ये भी आप जानेंगे, लेकिन यहाँ पर इतना ध्यान रखिए साधारण बहुमत से ये कार्य हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक कोई दुविधा नहीं है? कहीं हो तो बताइएगा। हाँ, हर बार यही आता है, नहीं है? ठीक है, तो ये 4 बेसिक आर्टिकल्स इस विषय में आपने पढ़े जो कि महत्वपूर्ण थे। अब हम बात करेंगे राज्यों के गठन के विषय में। राज्यों के गठन के विषय में नोट जो करना चाह रहे हैं लिखते चल रहे हैं ना आप लोग? हाँ, वेरी गुड। तो स्वतंत्रता के समय भारत में 2 प्रकार की राजनीतिक इकाइयां थी। एक थी देशी रियासतें, पुराने राजा महाराजा, और दूसरे थे ब्रिटिश सरकार के अधीन प्रांत। तो 2 महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं सरदार पटेल और वीपी मेनन। इन्होंने देशी रियासतों के विलय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजाओं ने कहा नहीं, हम नहीं मानेंगे, तो उन्होंने जो सारी कार्य किए देश को एक करने के लिए, इन दोनों का उसमें महत्वपूर्ण योगदान था। भाषाई आधारों पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए 1948 में एस.के. धर आयोग गठित किया गया था पहले। तो एस.के. धर, तो धर साहब ने मना कर दिया कि नहीं साहब, भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। फिर एक व्यक्ति थे श्री राम पोटल्लू जी, जिन्होंने लगभग 63 दिन तक आमरण अनशन करते हुए अपनी जान दे दी, क्योंकि वो चाहते थे कि आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर अलग राज्य का दर्जा दिया जाए। परिणाम स्वरूप 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ भाषाई आधार पर, और ये भाषाई आधार पर गठित होने वाला देश का प्रथम राज्य बना। 22 दिसंबर 1953 को राज्यों के पुनर्गठन के लिए फजल अली आयोग गठित किया गया। कौन सा? फजल अली आयोग। तो इन फजल अली आयोग की रिपोर्ट के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया, और राज्यों का 1956 में यह हुआ था, संसद द्वारा पारित किया गया। इस अधिनियम में कुल 14 राज्य बने। कितने? 14 राज्य बने। सुन लीजिए, लिखने की आपको जरूरत नहीं है। आंध्र प्रदेश था इसमें, असम, बम्बई, बिहार, जम्मू कश्मीर, केरल, एमपी, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, यूपी, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश थे इस समय: दिल्ली, मणिपुर, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, मिनिकॉय, अमनदीप। तो 1966 में इसके बाद शाह आयोग आया। कब आया? 1966 में। ये आप नोट कर सकते हैं, 1966 में शाह आयोग आया। शाह आयोग या शाह कमीशन। इस शाह कमीशन की संस्तुतियों के आधार पर पंजाब तथा हरियाणा राज्यों का पुनर्गठन किया गया। क्या किया गया? पंजाब तथा हरियाणा राज्यों का पुनर्गठन किया गया। 53वें तथा 56वें संविधान संशोधन द्वारा 1986 एवं 87 में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तथा गोवा को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। नवंबर 2000 में यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार को पुनर्गठित करके नया राज्य क्रमशः उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंडों का निर्माण किया गया। तो आपको याद जो इसमें मेन रखने हैं वो कौन से हैं? देखिए, जो इसमें किया गया 1960 से 2014 के दौरान या वर्तमान तक जो इसमें हुए हैं परिवर्तन, 2014 तक हुए लगभग, उसमें सबसे पहले 1960 में गुजरात, बम्बई, नागालैंड, असम, 63 में, 66 में हरियाणा, पंजाब, 69 में मेघालय, असम, 71 में हिमाचल प्रदेश को संघ राज्य क्षेत्र से हटाया गया पहले, मणिपुर बना 1972 में, संघ राज्य प्रदेश से हटाया गया इसे भी, त्रिपुरा को राज्य का दर्जा मिला 73 में, सिक्किम को, ये नोट कर लीजिए, 1973 सिक्किम, 1987 मिजोरम, 1987 अरुणाचल प्रदेश, 1987 में गोवा, ये नोट कर सकते हैं गोवा। फिर सन 2000 में ये नोट करने लायक है आपके, 2000 में मध्य प्रदेश से काटकर छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से काटकर उत्तराखंड, बिहार से काटकर झारखंड और आंध्र प्रदेश से काटकर तेलंगाना का निर्माण किया गया।
2014 में तेलंगाना का निर्माण किया गया, जो लेटेस्ट राज्य बना हुआ। ठीक है, तो ये आपके थे राज्यों के पुनर्गठन जिस हिसाब से किए गए। अब एक छोटा सा हेडिंग बना लो जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, इसकी कहानी भी रोचक है। बता रहे हैं, लिखना आपको नहीं है, लिखवाएंगे आपको जो करंट स्टेटस है वो इसका। ठीक, जम्मू कश्मीर जब भारत को आज़ादी मिली, भारत स्वतंत्रता अधिनियम था, उस अधिनियम में भारत पाकिस्तान दो पृथक देशों की व्यवस्था तो की गई थी, लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, एक बीच में नया युद्ध क्षेत्र हमारे खोल दिया। वो क्या था, जम्मू कश्मीर। कश्मीर के तत्कालीन महाराज थे हरि सिंह। हरि सिंह से कहा गया कि भाई कश्मीर के लिए यह व्यवस्था है कि कश्मीर चाहे तो भारत में मिल जाए, चाहे पाकिस्तान में, और चाहे तो स्वतंत्र बना रहे। तो हरि सिंह बोले नहीं, हम तो स्वतंत्र रहेंगे। महत्वपूर्ण रणनीतिक महत्व का क्षेत्र था कश्मीर, भारत और पाकिस्तान दोनों की नजर थी। तो 48 में पाक समर्थित आजाद कश्मीर फौज ने अटैक कर दिया कश्मीर पर। महाराज हरि सिंह ने तत्काल भारत की शरण ली। भारत ने कहा ठीक है, हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन आपके विदेश संबंध, सुरक्षा एवं संचार, ये हमारे हाथ में रहेंगे। हरि सिंह ने अंगीकार पत्र पर साइन किया, भारत की सेना पहुंची और एलओसी, संयुक्त राष्ट्र में ये मामला ले जाया गया। तो लाइन ऑफ कंट्रोल जो है, दोनों सेनाओं को निर्देश दिया कि जो सेना जहां है वहीं रुक जाए, इसी को कहा गया एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, तब से लेकर आज तक मामला फंसा हुआ चल ही रहा है। इसी बीच फिर उसके बाद क्या हुआ, हमने कहा नहीं, आपको विशेष परिस्थितियों में हमने शामिल किया है तो आपको विशेष राज्य का दर्जा देंगे। कुछ शर्तें थी, जैसे उच्च सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां, आपके यहाँ मुख्यमंत्री नहीं होंगे, आपके प्रधान राजा ही रहेंगे। काफी सारी ऐसी शर्तें थी जो हमने तब वहां लागू की। अलग झंडा रखिए, आपका अलग संविधान होगा, बाहर के लोगों को आपके यहाँ संपत्ति खरीदने का अधिकार नहीं होगा, तमाम शर्तें। आर्टिकल 370 के तहत हमने वहां उनके लिए गिफ्ट देते रहे काफी सारे। जब ये शर्तें नासूर बन गई, परेशानियां बढ़ने लगी, वहां पर पत्थरबाजी वगैरह जैसी घटनाएं आपने देखा होती रही। लास्ट में आकर क्या किया, जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन अधिनियम 2019 के द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में, एक जिसे पहले के भांति जम्मू और कश्मीरी कहा जाता है तथा दूसरे को लद्दाख के रूप में पुनर्गठित कर दिया गया। आर्टिकल 370 समाप्त कर दिया गया। तो वर्तमान स्टेटस में क्या लिखना है, वर्तमान में आपको लिखना है कि जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख। 5 अगस्त 2019 को अधिनियम हेतु एक विधेयक राज्यसभा में पेश किया, जो कि इसी दिन पारित हुआ। लोकसभा ने 6 अगस्त 2019 को इसे पारित किया। 9 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति ने इस पर स्वीकृति दी और विधेयक प्रस्तुत करने से पहले भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत 370 अनुच्छेद 370 के तहत राष्ट्रपति के आदेशों से जम्मू एवं कश्मीर को के विशेष दर्जे को वापस ले लिया गया। राष्ट्रपति के आदेश से 370 के तहत जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को वापस ले लिया गया। अब क्या है, वर्तमान में भारतीय संविधान के सारे प्रावधान जम्मू कश्मीर पर लागू होंगे। इस प्रकार राज्य की विधान परिषद सहित राज्य विधायिका को समाप्त कर दिया गया है और आगे से उसे केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की विधानसभा माना जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 2 जिले हैं, लेह और कारगिल। दोनों जिलों ने स्वायत्त शासित जिला परिषद है। दोनों जिलों में लद्दाख में निर्वाचित विधानसभा अथवा मुख्यमंत्री नहीं है। ठीक है, नहीं है। वर्तमान स्थिति में क्या है, अब वर्तमान स्थिति में आपको बता चुके हैं भारत में कितने राज्य हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश।
8 केंद्र शासित प्रदेश में आप लिखना चाहे लिख सकते हैं: अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा एवं नागर हवेली तथा दमन द्वीप। ठीक है ना? दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, पदचेरी। क्लियर? तो ये इस वक्त 8 वर्तमान में क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरीज है। इनके विषय में आवश्यकता पड़ने पर आपको अलग से और पढ़ाया जाएगा कि इनका शासन किस प्रकार से होता है। क्लियर? अभी तक इन प्रेजेंट जो व्यवस्था है वो दिल्ली और पदचेरी में विधानसभा की व्यवस्था है। कश्मीर के लिए भी ऐसी बातें की गई हैं। अभी कुछ पिक्चर्स क्लियर होना बाकी है, तो जस्ट वेट एंड वॉच फॉर दैट। ठीक है? आज ही आगे हम आपसे बात करेंगे एक अलग टॉपिक पर। इसमें आपको इतना ही पढ़ना है राज्यों के विषय में। ठीक, आगे बात करते हैं भाग 2 की, नागरिकता, सिटीजनशिप। कौन सा? भाग 2, नागरिकता। हेडिंग बना लीजिएगा, आर्टिकल 5 to 11। 5 to 11 ये यहां भी आप याद करते चलेंगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। क्वेश्चंस आते रहते हैं कि नागरिकता संबंधी प्रावधान किन अनुच्छेदों के मध्य दिए गए हैं। ठीक है? तो नागरिकता के विषय में चर्चा करनी है। और नागरिक कौन होता है? सबसे पहली चीज मुझे ये बताइए, आप कहाँ के नागरिक हैं? भारत के हैं, ठीक है, और राज्य के तो नहीं है? राज्य के भी तो नागरिक हैं। हाँ, यही कंफ्यूजन दूर करना है। सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था है। यहाँ अमेरिका की तरह व्यक्ति, देश और राज्य दोनों का नागरिक नहीं होता। यहाँ क्या होता है, केवल आप भारत के नागरिक रहेंगे, सिटीजन ऑफ इंडिया, नॉट द सिटीजन ऑफ स्टेट। ओके, चलिए तो इस टॉपिक को शुरू करते हैं। लोकतंत्रात्मक राज्य व्यवस्था में नागरिकता किसी व्यक्ति को राज्य की पूर्ण राजनीतिक सदस्यता प्रदान करती है। महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो राजनीतिक रूप से जो जो अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं वो सभी आपको प्राप्त होते हैं। नागरिकता व्यक्ति को दायित्व, अधिकार, कर्तव्य एवं विशेषाधिकार प्रदान करती है जो कि विदेशियों को प्राप्त नहीं होते। ठीक, तो नागरिकों के अधिकार, संविधान में नागरिकों को निम्नलिखित अधिकार दिए गए हैं जो विदेशियों को उपलब्ध नहीं है। वो कौन कौन से हैं? संविधान के अनुच्छेद 15, 16, 19 एवं 29। चारों आपको याद रखने पड़ेंगे प्रभु। कौन कौन से? 15, 16, 19 तथा 29। ये 4 आर्टिकल्स में आप मूलाधिकार से संबंधित है। मूलाधिकारों वाले टॉपिक में और डिटेल बताएंगे इनकी। तो ये 4 मूलाधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। केवल भारतीय नागरिक हैं जो कुछ पद धारण कर सकते हैं, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, गवर्नर, एडवोकेट जनरल या महाधिवक्ता। केवल नागरिकों को ही लोकसभा एवं विधानसभाओं के लिए मतदान करने का अधिकार है। तो बात करते हैं अब भारतीय नागरिकता हेतु प्रावधान क्या है हमारे संविधान में। तो सबसे पहले बात करेंगे आर्टिकल 5। आर्टिकल यहां आप याद ना भी रहे आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बेसिक ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि इतने सारे आर्टिकल आप सारे तो याद नहीं कर पाएंगे। जिनकी मेमोरी अच्छी है, जो कर सकते हो कीजिए। ऐसा थोड़ी हमने कह दिया तो नहीं करेंगे, हमारे कहने से ही आप करते तो फिर बात ही क्या थी। ठीक है, तो संविधान के प्रारंभ में नागरिकता की क्या उपबंध थी? आर्टिकल 5 में जो महत्वपूर्ण चीज आपको जाननी है
कि संविधान के प्रारंभ में जब देश में संविधान लागू हुआ उस वक्त भारत में नागरिकता की क्या उपबंध थे। तो निम्नलिखित व्यक्ति जो कि अभी आपको हम बताने वाले हैं 26 जनवरी 1950 को भारत के नागरिक बन गए। कौन थे वो व्यक्ति, लिखना चाहे लिख लीजिए। निम्नलिखित व्यक्ति 26 जनवरी 1950 को भारत के नागरिक बन गए। कौन कौन? वह व्यक्ति जो भारत के राज्य क्षेत्र में रहते थे और जो भारत के राज्य क्षेत्र में पैदा हुए थे। अधिवासी जिसके माता या पिता में से कोई एक भारत राज्य क्षेत्र में जन्मा था लेकिन वो व्यक्ति कहीं बाहर रह रहा है, NRI है, लेकिन माता पिता में से कोई क्या है, एक भारत में पैदा हुआ। ऐसे आदिवासी या NRI जो भारत के संविधान के ठीक पहले, भारत के संविधान के ठीक पहले कम से कम 5 वर्षों तक भारत में मामूली तौर से निवास कर रहा था, वह भी भारत का नागरिक बन गया। लगातार 5 वर्षों से उसका आना जाना था भारत में संविधान से पहले, तो वह भी भारत का नागरिक बन गया। अब आर्टिकल 6 में हमने क्या कहा, आर्टिकल 5 कौन कौन लोग भारत के नागरिक बन गए, क्लियर। आर्टिकल 6 में क्या चर्चा हुई, आर्टिकल 6 में जो जिक्र हुआ वो हुआ कि भाई पाकिस्तान बहुत से लोग चले गए थे उस वक्त, वहां व्यवस्थाएं नहीं थी तो भारत भी आ रहे थे लौट लौट के। तो पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वालों के लिए नागरिकता की क्या प्रावधान बनाए। भाई हमने कहा कि अनुच्छेद 6 के अनुसार पाकिस्तान से भारत आने वाला व्यक्ति भारतीय नागरिक कहलाएगा यदि वह 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आया है और तब से भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर से निवास कर रहा है। कब से? 19 जुलाई 1948, याद रखिएगा 19 जुलाई 1948 से पहले जो भारत आया है और भारत क्षेत्र में मामूली तौर पर निवास कर रहा है वो क्या कहा गया, भारत का नागरिक। यदि वह 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद भारत आया है और 6 माह से अधिक समय से भारत में निवास कर रहा है और सक्षम अधिकारी द्वारा भारत का नागरिक रजिस्टर्ड कर लिया गया है तो वह भी भारत का नागरिक माना जाएगा। 19 जुलाई से पहले जो आ रहा था मामूली तौर पे वो तो था ही, 19 जुलाई 1948 के बाद आया और 6 माह तक रहा और अधिकारी ने रजिस्टर्ड कर लिया, वो भी भारत का नागरिक। यदि वह या उसके माता पिता में से कोई भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा हो, जो भारत में 1935 वाला जो भारत शासन अधिनियम था उसमें परिभाषित उस अधिनियम के अनुसार उसके माता पिता में से कोई भारत में जन्मा हो तो उसे भी हमने एक्सेप्ट कर लिया कि चलिए हाँ ठीक है आप भी भारत के नागरिक। क्लियर। अब पाकिस्तान को अनुच्छेद 5 और 6 क्लियर हो गए यहां तक आपको, गुड। अब बात करते हैं आर्टिकल 7 की। आर्टिकल 7 इसमें क्या कहा गया, इसमें व्यवस्था की गई कि जो लोग पाकिस्तान चले गए, पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले नागरिक जो चले गए, तो इस अनुच्छेद के अनुसार यदि कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान गया तो उसे भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। कब से? 1 मार्च 1947 के पश्चात भारत से पाकिस्तान गया है तो उसे भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब बात आती है दोहरी नागरिकता। भाई ये दोहरी नागरिकता क्या है, हेडिंग बना लीजिए छोटा सा, दोहरी नागरिकता। अनुच्छेद 5, 6 और 8 के अधीन आने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं रहेगा यदि वह किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर लेता है। ये किसमें कहा गया है? ये कहा गया है आर्टिकल 9 में। आर्टिकल 9 में क्या कहा गया है?
यदि कोई व्यक्ति जो कि आर्टिकल 5, 6 और 8 के अधीन, तो ये आर्टिकल 9 में विवरण दिया गया है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, दोहरी नागरिकता अनुच्छेद 5, 6 एवं 8 के अधीन आने वाला अगर कोई भारत का नागरिक किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से गृह अर्जित करता है तो वह भारत का नागरिक नहीं रहेगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई कहानी। देखिए, म्यूजिक सुनने में आ रहा होगा कुछ कुछ आपको। ये हमारे हैं कुछ जानकार इंस्टीट्यूट के आसपास जिन्हें माइक लगाकर लगता है कि किशोर कुमार के रूप में उन्होंने शायद दूसरा जन्म लिया है। तो ये विभिन्न प्रकार के इसी प्रकार से गाने चलते रहते हैं, वहाँ आप लोग ध्यान न दें। वैसे इतना डिस्टर्ब भी नहीं आ रहा होगा, इतना क्लियर क्रिस्टल क्लियर साउंड भी नहीं है। गाने सुनने हेडफोन पे सुनो आराम से, अपने कान पे लगा के खूब गाओ घर में। लेकिन इन भाई साहब ने पूरा सेटअप लगाया हुआ है गाना गाने के लिए। कोई अगर आपके ऑर्केस्ट्रा में जानकार हो तो इनसे संपर्क कर सकते हैं आप, ठीक है ना। चलिए, अब हम चर्चा करेंगे नागरिकता अधिनियम 1955 के विषय में। किसके विषय में? नागरिकता अधिनियम 1955 के विषय में। नागरिकता अधिनियम 1955 क्या है ये? नागरिकता अधिनियम 1955 में यह नागरिकता अधिनियम हमारे यहाँ लागू हुआ तो अनुच्छेद 11 के अनुसार नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद के पास है। याद रखिएगा, नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद के पास है। इसके लिए संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया, जिसमें नागरिकता प्राप्त करने के लिए निम्न प्रावधानों का वर्णन है। मतलब 1947 मामला क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि भाई नागरिकता कैसे कैसे किसी व्यक्ति को मिल सकती है। सबसे पहले है जन्म से नागरिकता। यदि किसी व्यक्ति का जन्म भारत में 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद हुआ है तो वो जन्म से भारत का नागरिक होगा। लेकिन इसके अपवाद भी हैं, जैसे कि कोई अमेरिकन एम्बेसडर भारत में है, उसका बच्चा भारत में पैदा हुआ तो इस बच्चे को भारतीय नागरिकता नहीं मिलेगी। दूसरा, शत्रुओं के अधीन भारत के में शत्रुओं के अधीन भारत के किसी भाग में उत्पन्न बच्चे, किसी क्षेत्र पर किसी शत्रु का कब्जा है, वहां किसी बच्चे का जन्म हो रहा है, उसे भी ऑब्वियस है भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। क्लियर? तो जन्म से नागरिकता के बाद अगला है वंशानुगत नागरिकता। वंशानुगत नागरिकता में है कि 26 जनवरी 1950 या उसके बाद भारत के बाहर जन्म लेने वाला बच्चा वंशानुक्रम से भारत का नागरिक होगा यदि उसके माता या पिता में से कोई उसके जन्म के समय भारत का नागरिक था। किसी बच्चे का जन्म अमेरिका में हुआ लेकिन उसकी माता इंडियन ऑरिजिन है, इंडियन सिटीजन है, तो उस बच्चे को भारतीय नागरिकता मिलेगी। रजिस्ट्रीकरण द्वारा कोई व्यक्ति जो ऊपर 1 और 2 पॉइंट में नहीं आ रहा, वह कुछ शर्तों को पूरा करके भारत का नागरिक बन सकता है। उदाहरणार्थ, ऐसा व्यक्ति जिसका विवाह भारत के नागरिकों से हुआ या वे व्यक्ति जो भारतीय मूल के हैं, उन्हें क्या होगा? रजिस्ट्रीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता दी जा सकती है। देशीयकरण द्वारा नागरिकता, जब किसी विदेशी का देशीयकरण के लिए आवेदन भारत सरकार द्वारा मंजूर कर लिया जाता है। कोई विदेशी के साहब हम आपके देश में ही रहना चाहते हैं, यही हम हैं, सब कुछ हमारा, तो वह देशीयकरण के द्वारा भी भारत का नागरिक बन सकता है। अब तो काफी सारे लिबरल कर दिया है हमने। भारत के राज्य क्षेत्र में मिल जाने से भी नागरिकता प्राप्त होती है। कैसे? जैसे कि सपोज कीजिए आप, समझने के लिए अपने, कि यदि कोई राज्य क्षेत्र भारत में मिल जाता है
तब सरकार यह निर्दिष्ट करेगी कि उस राज्य क्षेत्र के जो व्यक्ति हैं वो सब भारतीय नागरिक हो जाएंगे। किसी क्षेत्र पर हमारा कब्जा हो जाता है या कोई गिफ्ट कर देता है, जम्मू कश्मीर का जो कश्मीर वाला या अक्साई चीन वाला, वहां पे क्या प्रोविजंस है, या जैसे हमने गोवा का अधिग्रहण किया था, तो इस प्रकार से अगर कोई क्षेत्र अपने देश में शामिल होता है तो उसके व्यक्ति को भी नागरिकता भारतीय मिल जाएगी। यहां तक आपत्ति नहीं है। अब चर्चा करते हैं नागरिकता की समाप्ति। नागरिकता कैसे समाप्त हो सकती है? तो महत्वपूर्ण है, नागरिकता बेसिकली 3 तरह से खत्म हो सकती है। परित्याग, यदि कोई भी वयस्क नागरिक शैक्षिक रूप से नागरिकता का परित्याग कर दे कि भाई हम किसी अन्य देश की नागरिकता लेने चाहते हैं, हम इस देश की नागरिकता नहीं चाहते, तब उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। पर्यवसान, जब कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है तब वह भारत का नागरिक ऑटोमेटिक नहीं रहेगा। वंचित करना, यदि किसी व्यक्ति ने कपट द्वारा भारत की नागरिकता अर्जित की है या राष्ट्र विरोधी कार्य किया है तब उसे नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। तो इस स्थितियों में व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं रहेगा। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं इसी में। आगे क्या है इसमें? आगे है इसमें कि कैसे हम एकल नागरिकता के विषय में। माइंड डाइवर्ट हो जाता है यार, ये चल रहे हैं ना गाने बजाने, इनसे भी माइंड डाइवर्ट हो जाता है। तो क्या है आगे? एक मिनट रुकिए, थोड़ा इनसे बात करके थोड़ा वॉल्यूम कम कराते हैं, फिर 1 सेकंड में भी आपका दोबारा यहीं से कंटिन्यू करते हैं।